अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन व हज़रात, हम बात कर रहे हैं पिछले काफ़ी प्रोग्राम्स में कोरोना की। अच्छा, ये ऐसी डिस्कशन है जिसके अंदर इंटेंस बातें भी होती हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा जो यहाँ कभी स्टूडेंट थे और आज इस पूरी विसिनिटी को हेड करते हैं एज CEO। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर प्रोफेसर असद असलम का। थैंक यू वेरी मच। CEO हैं मेयो हॉस्पिटल के और इसके साथ को चेयरमैन है कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग इन शो। मैं कोरोना के ऊपर तो बहुत प्रोग्राम्स कर भी चुका हूँ, आपसे भी बात होगी। मुझे ये सबसे पहले बताइएगा, अपनी इस अचीवमेंट पे आप कैसा फील करते हैं, फ्राम अ स्टूडेंट टू अ चीफ एग्जीक्यूटिव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक आपने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं 42 साल यहाँ पर गुजार चुका। ये समझता हूँ ख्वाब है कि जिस इदारे में मैं तालीम के लिए दाखिल हुआ, मैंने उस इदारे में मुख्तलिफ स्टेजेस पर काम किया। रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, फिर प्रो वाइस चांसलर, फिर वाइस चांसलर भी रहा और अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री वहाँ पर। तो बाद दफ़ा तो सोच अल्लाह ताला से बार बार शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे से शख्स पर उन्होंने इतना करम किया कि मैं इस इदारे में 42 साल गुजार दिए। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली बाहर दूसरे इदारों में हेड करने के लिए, प्रिंसिपल बन के जाने के लिए, लेकिन मैं अपने आप पर अपॉर्चुनिटी का लेबल नहीं लगवाना चाहता कि मुझे कोई बुलंद ऊंचा मकाम मिला तो मैंने अपने अल्मा मेटर को खैर बात कर दिया। ये मुझसे मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा सबसे कहता था कि मैं जूनियर से जूनियर पोस्ट पर जहाँ काम करने को तैयार हूँ, KE और मेयो हॉस्पिटल में, से बजाय कि मैं किसी दूसरे इदारे में जाके बड़ी ओहदे पर कायम करूँ। अपॉर्चुनिस्टिक मैं नहीं कराना चाहता अपने आप को। और बस अल्लाह का शुक्र है बड़ा। अब मेरे इस हालत ये है कि मैं अगर आप मुझे KE से बाहर भेज दें या मेयो हॉस्पिटल से बाहर भेज दें तो लाइक फिश आउट ऑफ वाटर वाला हिसाब होगा। मैं शायद काम ही ना कर सकूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो हो जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर मुझे इन दरो दीवार का, इन कॉरिडोर्स का, KE के और मेयो हॉस्पिटल का मुझे कोई इश्क हो गया कि ये मेरे साथ नहीं है। किंग एडवर्ड का कोई बच्चा ये पढ़ता है, वो उसको यहाँ से निकालना, उसके दिल से KE को नहीं, आप KE को KE से निकाल सकते हैं, KE को उसके दिल से नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, जहाँ पर जो उनके साथ जो हमारा रोज़ाना रब्ता होता है और वो बिल्कुल इस तरह ही है जैसे आपके अपने घर वाले बच्चों में है, तो इन बच्चों के बगैर हमारा रहना बड़ा मुश्किल है। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि हमें आप बच्चों से दूर कर दें तो हम खुश रह जाएं, हम डिप्रेशन से ही मर जाएंगे। सो इट्स अ स्ट्रीक एंड लेगेसी ऑफ आई वुड से सक्सेस के आपने बताया फॉर लास्ट 42 ईयर्स आपने इस इंस्टीट्यूशन को दिए, फ्रॉम स्टूडेंट टू दिस पोजीशन। इट मैटर्स अ लॉट डॉक्टर साहब, इट मैटर्स अ लॉट। और इस टाइम पे जब हर बंदा इस कोशिश में होता है कि जितना जल्दी कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करे, आपने यहाँ फ्रॉम द वेरी बॉटम स्टार्ट करके आप टॉप पे आए। इट्स वंडरफुल, कमेंडेबल है डॉक्टर साहब। अब हम बात करेंगे आजकल की जो सिचुएशन है उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, जब हम पंजाब की सिचुएशन देखते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ख़राब की तरफ, मतलब नए चूँकि पेशेंट नए आ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि शायद केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा केटर करते हैं हॉस्पिटल्स, योर हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ देम। जी, क्या आपके पास क्या स्टैटिस्टिक्स जी है? हमारे पास हम मेयो हॉस्पिटल में पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं और एक्सपो सेंटर में वो भी 1050 बेडेड है। देखिए, हुकूमत पंजाब बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत चली है राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। 26 फरवरी से 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया और उससे पहले चाइना में, जिस दिन चाइना में जब केसेस शुरू हुए तब से हमें कहा गया था कि आप अपनी प्लानिंग शुरू कर दें। तो हमने मेयो हॉस्पिटल में अपने 400 बेड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सारी उसकी डिमार्केशन कर ली, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया बाकी अस्पताल से। कब से? यानी ये आप नवंबर दिसंबर में नहीं जब नहीं, वुहान में शुरू हुआ? तब से हमें उन्होंने कह दिया था कि आप प्लानिंग तैयारी शुरू कर दें। ऑलराइट। तो हमने प्रैक्टिकली 26 फरवरी के बाद से ये एरिया आइडेंटिफाई करके 400 बेड को कॉर्डन ऑफ कर दिया। हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पूरी तरह तैयार थे मरीज़ों को लेने के लिए और उम्मीद हमारे पास पहला मरीज जो हमारे पास आया वो 15 मार्च को आया। वो फर्स्ट पेशेंट ऑफ लाहौर था
जो बाहर से ट्रैवल करके आए थे और उनको हमने यहाँ पर दाखिल किया। लेकिन हमने 4 मार्च को हमारी तैयारियां मुकम्मल थी, बेड्स, मेडिसन, नहीं तो ह्यूमन रिसोर्स। ये आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो जनरल परसेप्शन क्रिएट किया गया है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि हुकूमत पंजाब तो तब जागी है जब एकदम से कोरोना आया। इसका मतलब है ऐसा नहीं था, आप सरफेस नहीं की हुई थी चीजें, आपके पास सब कुछ रेडी था। हम 10 दिन बगैर मरीज के भी रहे हैं, पता आपको। अच्छा, 4 तारीख को, हाँ जी, 4 तारीख को हमने तैयारी मुकम्मल कर, देखें हेल्थ मिनिस्टर साहबा खुद डेली आके राउंड करके उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ कराया, बेड्स एलोकेट कराया कि ये एरिया आप रखें ताकि बाकी अस्पताल के साथ मिक्स ना हो। तो हम 4 मार्च को हम बिल्कुल तैयार थे, लेकिन पहला मरीज 14 मार्च को आया, तो 8, 9, 10 दिन हम बिल्कुल मरीज के बगैर रहे। लेकिन हम तैयारियाँ, ह्यूमन रिसोर्स, डॉक्टर, नर्सेज, मेडिसन, इक्विपमेंट हमने यहाँ पर डिप्यूट करके और इक्विपमेंट इंस्टॉल करके पूरी तरह तैयारी में थे। तो योर प्रिपरेशन वाज कंप्लीट। उसके बाद जब हमारे पास पेशेंट यहाँ बढ़ने हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। फिर हुकूमत ने फोर्स ही किया कि नहीं, ये पेशेंट बहुत बढ़ सकते हैं। आपने देखा अमेरिका का, पूरे यूरोप का हाल देखा, किस तरह लाखों में एक्सपोनेंशियली बड़े मरीज। तो फिर एक्सपो सेंटर की तैयारी शुरू की और एक्सपो सेंटर भी रिकॉर्ड मुद्दत में 10 दिनों में, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सारा क्रेडिट दें कि उन्होंने 10 दिन में दिन रात करके और एक नॉमिनल सी कॉस्ट पर अभी तक टोटल 1050 बेड पर 2 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। और वो वहाँ पर ये जो सर्कुलेट हो रहा है मीडिया के ऊपर के जी 1 अरब के करीब पैसे लगे, वो 98 करोड़ पूरे पंजाब ने, पंजाब के जितने अस्पताल हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया, जो 48-49 अस्पताल में उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। और प्रोपेगेट ऐसे किया गया कि ये सिर्फ एक्सपो सेंटर तैयार करने के लिए शायद कोई किकबैक्स हैं। एक्सपो सेंटर की तैयारी में तो 2 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। हाँ जी, और वहाँ पर इस वक्त भी देखें, यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा मरीज वहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। और उस वक्त जहाँ से इस वक्त भी वहाँ पर 345 मरीज दाखिल हैं। अच्छा। और 345 ही वहाँ से डिस्चार्ज होके भी जा चुके हैं जी। अच्छा। और इसके अलावा 345 अब दाखिल हैं और 170 होम आइसोलेशन पर चले गए। तो तकरीबन 1000 मरीज वहाँ पर कैटर हो चुके हैं इस वक्त इंडोर में। और तकरीबन 2500 मरीज वहाँ पर ट्राइज में, ओपीडी में चेक हो चुका है। तो अब आपका अगर मैं टोटल कैपेसिटी देखूं कोरोना की, तो 400 बेड्स यहाँ पे, 3 कितना बताया आपने? 400 बेड में अस्पताल में है और 1000 और 1050 बेड एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर के 13 हैं, 13 हॉस्पिटल को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ जिन्होंने कोरोना में काम करना है। तो उनमें तकरीबन 100 के करीब हमने अलग-अलग रूम भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं और बेड्स भी एलोकेट कर दिए हैं। और अब जो हम अगली स्टेप पर भी पहुंच चुके हैं। तो परसों भी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि ये ना हो कि हम फिर सीरियस पेशेंट ज़्यादा हों, तो हमने 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट की भी तैयारी करके आइडेंटिफाई करनी है लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में। उसकी तरफ हम आएंगे। मुझे सिर्फ पहले ये बताइएगा कि इटली को देख लें, आप यूरोप में बाकी जगहों को देख लें, एक टाइम ऐसा आया कि उनके हॉस्पिटल्स फिल्ड हो गए थे और उनको जगह नहीं थी। हमारी ये सिचुएशन है? आपके अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है, अभी स्पेस है हमारे पास, अल्लाह का करम है। इस वक्त भी हम, इस वक्त एज ऑफ टुडे, इस वक्त हम 1000 मरीज अभी भी दाखिल कर सकते हैं। और इस वक्त लाहौर में, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी शहरों में अपनी कैपेसिटी मौजूद है। मैं तो मतलब आपकी अगर मैं देखूं आपके इर्द गिर्द, तो आप कह रहे हैं कि 1000 आज भी आप केटर कर सकते हैं। बिल्कुल। मजीद जो ऑलरेडी एडमिटेड दाखिल हैं उसके अलावा 345 यहाँ दाखिल हैं, मेयो में 345 एक्सपो सेंटर में दाखिल हैं। इसके अलावा 1000 मरीज अभी और हम कैटर कर सकते हैं लाहौर में। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि वेल थॉट आउट प्रोग्राम था, वेल थॉट आउट प्लान था। ये जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है या प्रोपेगेट किया जाता है, ऐसा है नहीं। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, 2 आस्पेक्ट हैं। एक, आप लोग बैठे हुए हैं जो अपनी फैमिली की, सबकी ज़िंदगी दाव पे लगा के पेशेंट देख रहे हैं और पेशेंट को केटर कर रहे हैं। और एक वो लोग बैठे हुए हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से बीच में ये जो ब्रिज करना था, गैप, ये ब्रिज क्यों नहीं हुआ आपके ख्याल से? कोशिश देखें, कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे आ गए जिसको हम ओवरकम करना चाहते भी थे, नहीं हो सकते थे। उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट जो था ज़हनी कर्व का, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ज़हनी कर्व का, इन लोगों का जो 14 से 21 दिन यहाँ पर रहते थे, वो मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते थे कि एक तो वो देखें
95% लोग बिल्कुल सिम्टम फ्री या माइल्ड सिम्टम के साथ वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्यों अस्पताल में रख दिया गया। और 14 से 21 दिन वो बेसिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको हमारे बाकायदगी से हमने साइकेट्रिस्ट की भी ड्यूटी लगाई, वो उनको राउंड करके उनको मोटिवेट करते थे, उनको समझाते थे, काउंसलिंग करते थे उनकी। समहाउ वो मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते कि बगैर किसी साइन सिम्टम के, बगैर बुखार के, बगैर खांसी के, सिर्फ आप पॉजिटिव होने की बेस पर आप यहाँ पर क्यों रख लें। तो वो समझते हैं जी कि शायद ये हुकूमत की गलती है कि उन्होंने अस्पताल में रख लिया। हुकूमत गलती नहीं, हुकूमत ने उनको अपने प्यारों को बीमारी लगाने से रोका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उनका आस्पेक्ट आपके सामने रखता हूं, तो अब इस पे हम थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन करते हैं। उनका आस्पेक्ट क्या है? पेशेंट पॉजिटिव हुआ, अच्छा जब पॉजिटिव हुआ तो जो फीलिंग है ना वो ऐसे है जैसे कोई मुजरिम है, यानी उसको इर्द गिर्द के लोगों ने भी टेका पैसे ही किया कि जैसे उससे जुर्म हुआ है कि ये तो किसी को भी हो सकता है, वायरस है। और उसके बाद जिस तरह से वो आता है, कई दफ़ा जो इस वक्त मीडिया भी दिखाता है हर जगह कि कोरोना से अगर कोई बंदा एक्सपायर होता है तो ज़ाहिर है उसको आप रूटीन में मैयत नहीं उसकी लेके जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। अब उनका वो जो साइकोलॉजी जो आपने कहा ना कि साइकेट्रिस्ट बुलाना पड़ा, वो उसकी रीज़न ये है कि हर बंदा इस बात से डिप्रेस्ड नहीं है कि मुझे जुकाम हो जाएगा, वो इस बात से डिप्रेस्ड है मैं जिंदा आऊँगा वापस या मैं मेरी तदफीन हो सकेगी या नहीं। इसके लिए आपके ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या होता है हमारी कौम के लिए, क्या होना चाहिए, कैसे समझना चाहिए हमें सिचुएशन? देखें जी, सबसे बड़ी बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है और इससे लड़ना है। 100 में से 98 मरीजों को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 2% मरीज़ हैं जो अल्लाह माफ़ करे जो जिनकी वफ़ात होती है, और वो भी वो मरीज़ हैं जिनकी एज ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा, 90% वो हैं इन 2% में से, या जिनको और बीमारियाँ हैं, जिनके गुर्दे पहले काम नहीं कर रहे, जिनको जिगर की बीमारियाँ या जिनको पहले फेफड़ों की बीमारियाँ हैं। इसलिए लोगों को ज़हन से जो बिल्कुल निकाल देना चाहिए, ये कोई बीमारी ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में और दुनिया के और कई ममालिक हैं जहाँ पर रोज़ाना टीबी से 192 मरीज़ मरते हैं, लेकिन हमने कोई ज़िंदगी को रोक तो नहीं दिया, वो भी चल रहे हैं। तो ये लोगों ने एकदम हाइप क्रिएट करके ना एक फर्स्ट क्रिएट कर दिया कि कोरोना हो गया, मेरे रिश्तेदार को कोरोना हो गया, मेरे घर वाले को हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है। 100 में से 98 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं वापस। ऐसी कोई इसमें उनको किसी स्टिग्मा वाली बात कोई नहीं है। ये बताइए कि कोरोना के आने के बाद आपके अंडर डेथ्स कितनी बढ़ गई हैं? यानी अगर एक दिन में हम सपोज कर लेते हैं 5 डेथ्स होती थी, अब कितनी हो रही हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे हॉस्पिटल की इमरजेंसी 3,500 की इमरजेंसी पर डे होती थी, और रोजाना एवरेज डेथ हमारी 25 से 30 होती है। एक्सीडेंट, माइक्रो इन्फेक्शन और वजूहात की वजह से 25 से 30 डेथ मेरे हॉस्पिटल में रोजाना होती थी। अब ये डेथ 5 और 6 हो गई हैं टोटल। तो ब्लेसिंग इन डिस जी डेथ हो गई हैं, इमरजेंसी में भी 5-6 हो गई हैं। और कोरोना की वजह से तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो मेरे हॉस्पिटल में 3 महीने देखें, 14 मार्च को मैंने पहले बताया, आज 2 महीने हो गए हैं, तो 71 डेथ हुई हैं। ठीक है जी। और आउट ऑफ हाउ मेनी पेशेंट्स? ये 1254 मरीज दाखिल हुए हैं। 1254 में से कितने हुई? 1254 71 डेथ। ठीक है ना जी। और इनमें 95% जो वो लोग थे जो यहाँ पर नहीं दाखिल थे। अच्छा ठीक है। ये वो लोग थे जो घर से ही सीरियस कंडीशन में आए। उनका कोई डेटा है कि घर से कितने और ये सारे ये जो भी आईसीयू में गए और जो वेंटिलेटर पर गए, इन लोगों ने अपना घर पे वक्त गुजारा और एट 11th आवर यहाँ पे और अपना कि ठीक है नज़ला, ठीक है हम नहीं जाते अस्पताल, हमें अस्पताल रख लेगा। अगर वो माइनर इनिशियल स्टेज पर आते, हम उनको मैनेज करते जैसे बाकियों को मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल में, जो एक्सपो सेंटर में, PKLI में जो पेशेंट दाखिल हुए माइनर एलिमेंट के साथ या एसिम्प्टोमेटिक, जो बिल्कुल माइनर सी बीमारी के सिम्टम के साथ, एक शख्स भी अगली स्टेज पर नहीं गया। ये जो भी पेशेंट आईसीयू में गए या जिनको वेंट पर डालना पड़ा, ये वो लोग थे जो 7-7, 8-8 दिन घर में बुखार के साथ, खांसी के साथ घर में गुजारते रहे। और जब उनके फेफड़े मुतासर होकर इन्वॉल्व हो, जब उनका सांस फूलना शुरू हुआ, तो वो फ़ौरन अस्पताल में लैंड किया। पैरामेडिक्स की जब उनको शुरू में
नीड हुई होगी उस वक्त उन्होंने केयर ही नहीं की। अब डायग्नोसिस अगर हो गया था तो उसने कहा नहीं मैं घर में क्वारंटीन कर लेता हूँ, लेकिन उसको उस तरह कैरी तो नहीं कर सकता था जिस तरह से आप करते हैं। उन्होंने टेस्ट भी नहीं कराया। ये सारे बाद में सस्पेक्टेड आते हैं यहाँ पर, हम उनका यहाँ पर टेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब इस पे मैं आपसे एक बात करूँ, जो जनरल इस वक्त एक और परसेप्शन है उसको सही करें। कहते हैं कि इन हॉस्पिटल्स में कोई बंदा किसी भी बीमारी से जाए उसको कोरोना निकाल देते हैं, ये क्यों ऐसा है? ये इतनी सेग्रीगेशन पहली दफा हुई है इस सोसाइटी में। नहीं, मैं देखें ये 1254 मरीज आए हमारे पास मेरा हॉस्पिटल में, ठीक है जी, और क्या उनमें से हमने जो सीधे ही उनके जिनको टेल नेगेटिव थे पहले भी, वो 300 मरीज ओके नेगेटिव, ठीक है, यानी आए वो हमारे से इतना साथ दाखिल भी हो गए सस्पेक्टेड के साथ, लेकिन वो उनके रिजल्ट नेगेटिव निकले, हमने उनको घर भेज दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है पीसीआर का, 100% रिलायबल है? इसकी रिलायबिलिटी 65% टू 70% है। ये स्वैब नेजोफेरिंग से लेते हैं। अब स्वैब लिया, अब उस स्वैब लेने में जिस जगह स्वैब लिया उस जगह पता नहीं कितनी वायरस की कंसंट्रेशन है, फिर वो लैब में जाता है, मशीन उसे डिटेक्ट करती या नहीं करती, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी 70% है, 70% है। फिर तो इसका तो इसलिए जब हम ये नेगेटिव आते हैं ना पेशेंट, तो खातों में जो पहले पॉजिटिव आया और फिर हम उसे 2 दफ़ा नेगेटिव इसलिए कराते हैं कि एक नेगेटिव को हम चाहते हैं ये फॉल्स नेगेटिव समझे। हो सकता है सैंपल मौजूद था लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं लिया, वो आया नहीं, सैंपल डिटेक्ट नहीं हुआ, वायरस मौजूद था लेकिन वायरस सैंपल के साथ नहीं आया, तो फिर हम 24 घंटे बाद दोबारा फिर लेते हैं, ताकि फिर अगर 2 दफ़ा नेगेटिव हो तो फिर हम कहते हैं पेशेंट नेगेटिव है, अब इसे आप घर भेज दें। ये जो स्ट्रिप्स से टेस्ट होता है उसकी रिलायबिलिटी क्या है? किट्स की देखें, अभी रिलायबिलिटी 2 हमने किट चेक की, अभी उसकी रिलायबिलिटी में कुछ कह सकता नहीं आपको, वो मास लेवल पर नहीं हुआ, मास लेवल पर हुआ नहीं। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, देखिए डॉक्टर साहब, ये टेस्ट हॉस्पिटल्स में सारे लोगों का नहीं होता, आप किसी भी प्राइवेट लैब से पता करें तो 8,000 9,000 10,000 का टेस्ट है। मैं जस्ट आपसे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिग हॉस्पिटल ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इनिशियल स्क्रीनिंग उससे करवा लें, और इनिशियल स्क्रीनिंग करवाने के बाद कम से कम आपको ये मैं सिर्फ उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर यू, उन लोगों को ये पता चल जाएगा यार मेरे अंदर ये है, तो वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता है, नहीं दे सकता है। 8,000 9,000 मास स्क्रीनिंग शुरू कर दिया हुकूमत ने। मास स्क्रीनिंग पंजाब में अलाउ, पंजाब शुरू कर दी है, पंजाब में शुरू कर दिया, पंजाब में शुरू कर दिया है। कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, विलेजेस में जा रहे हैं, किसी एक खास ऑफिस में चले जाएंगे, वहाँ पर मास स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। 10 लोगों का सैंपल एक वक्त में लेते हैं, इकट्ठा टेस्ट लगाते हैं, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो मतलब है कि ये एरिया क्लियर है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो फिर सबका टेस्ट कर देते हैं। जबरदस्त, सबका टेस्ट कर देते हैं। यही शुरू कर दी, दैट्स वंडरफुल, कर दी शुरू, बिल्कुल। अरे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने जब ये सारी प्रेपरेशन की और आज जब आप वापस पीछे देखते हैं, क्या जो पेशेंट का फ्लो है वो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस है, ज़्यादा है या कम है? देखिए, शुरू में जो फ्लो था पेशेंट का वो थे जो बाहर से आए थे। 14 मार्च से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक मेजॉरिटी पेशेंट जो थे जो बाहर की फ्लाइट से वापस आए थे। उसके बाद लोकल डिसेमिनेशन, उस वक़्त 14 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक 4-5 पेशेंट रोज़ाना आते थे। उसके बाद जब स्टेज आई, जब बाहर की फ़्लाइट से आए लोग ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए और उनको हमने क्वारंटाइन किया, पूरे लोगों को क्वारंटाइन किया। उसमें से एक दफ़ा अबू धाबी दुबई की फ़्लाइट में से 70 लोग पॉजिटिव निकल आए, सऊदी अरब की फ़्लाइट से आए 34 मरीज़ पॉजिटिव निकल आए, USA की फ़्लाइट आई थी 42 मरीज़ निकल आए। प्लस एक और हमारे साथ हुआ था कि जब मरकज़ में जो लोग थे तब उनको हुकूमत ने टेस्ट किया, वो इन बल्क निकल आए पॉजिटिव। तो वो उन दिनों में सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल से लेके तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक वो एकदम ग्राफ ऊपर चला गया, वो बल्क में निकले। इसी दौरान साथ ही लोकल डिसेमिनेशन भी शुरू हो गई। तो जो 4 से 5 पेशेंट पर डे होते थे 14 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक, उसके बाद ये 10-12 होने शुरू हो गई और फिर जो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक ये 30-35 तक भी चली गई। लेकिन अब हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, कुछ दिनों से,
कि अब पेशेंट 9-10 पेशेंट आते हैं रोज़ाना की, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सीरियस पेशेंट आ रहे हैं, यानी अब नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो गए हैं, सिविरिटी बढ़ गई है। सिविरिटी बढ़ गई है ये, और सिविरिटी उन लोगों की वजह से जो 7-8 दिन घर में गुजार दिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, नंबर अगर खुदा ना खाता बढ़ा तो लास्ट वीक ऑफ मई में शायद एक्सपेक्टेड हो कि वो बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपको बताऊँ 14 मार्च से 7 अप्रैल तक 5-6 होते थे, 7 अप्रैल से लेके ये 10 मई तक आप 30-35 मरीज पर डे होते थे। आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं 10-12 पेशेंट आते हैं पर डे, एडमिशन हो रहा है, लेकिन उनमें सीरियस पेशेंट की तादाद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बड़े थे इनकी रीजन जो है वो ज्यादा टेस्टिंग थी या के सिम्टम्स थे? कुछ टेस्टिंग में से, कुछ लाहौर के एरिया भी गया, मतलब आप सिकंदरियाबाद देख लें, शाहदरा वाला देख लें, कोई प्राइवेट के मरकज वाले, इन कुछ एरिया को जिनको पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था 100% ही दिन रात के लिए, उन कुछ एरिया ऐसे आइडेंटिफाई हो गए थे जहाँ पर फिर उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, हर जगह हम देखते हैं कि बाहर नाके पे पुलिस खड़ी होती है, अच्छा उनके पास कोई सेफ्टी किट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैंने भी नहीं देखी। आपको कहीं इस तरह की आपको लगता है हमारी मतलब ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पेशेंट्स भी आना शुरू हुए हैं कि नहीं? अभी बहुत कम आए हैं, पुलिस के हार्डली 10-12 पेशेंट ही आए हैं अभी तक। हम जितनी बार में मेरे अस्पताल में दाखिल किए या एक्सपो में बहुत कम आए, क्योंकि इनको सबको पुलिस डिपार्टमेंट ने सबको हिफाजती किट दी थी, मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह दिए थे। बाहर तो नहीं पहनी भी, पता नहीं अंदर ना पहनी भी हो। मतलब वो ना फिर लेके रख लेते हैं, मतलब ये है क्या ना दिए इसलिए जाते हैं कि पहन के रखें, लेकिन वो पहनते नहीं है। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं लॉकडाउन की तरफ। आपने देखा कि बहुत रिलीजियस लॉकडाउन शुरू में हुआ। अच्छा, 2 तरह का था। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जो लॉकडाउन करेंगे वो स्मार्ट लॉकडाउन होगा ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सिंध ने बहुत एग्रेसिव लॉकडाउन कर्फ्यू की तरह किया। दोनों से पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट आया? देखिए, लॉकडाउन की नरमी 13 मई को शुरू हुई है, इसका इम्पैक्ट 14 दिन बाद आएगा। ठीक है, ठीक है। 14 मई से लेके 24 मई से लेके 29 मई तक का जो पीरियड है ना, उस दौरान को पता चलेगा, वो डिसाइसिव होगा कि आया फैला है या रुक गया। मेरे अपनी ये बेसिकली एपिडेमियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एज ए ले मैन मैं अपनी असेसमेंट बता सकता हूँ। वो पीरियड अगर हमारा सेफ गुजर गया तो आप समझ लें कि हम बिल्कुल सेफ हो गए। अगर उसमें बढ़ गया तो फिर दोबारा शायद लॉकडाउन में सख्ती करनी पड़े। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की कि लॉकडाउन की परमिशन क्या थी, आप बेहतर जानते हैं। आपको नहीं लगता 15 अप्रैल के बाद कोई लॉकडाउन नहीं था? प्रैक्टिकली रोड के ऊपर इतने लोग नज़र आना शुरू हो गए थे, और आज भी आप अगर देखें तो लॉकडाउन खुला है तो 19-20 का ही फ़र्क पड़ा है। तो इसका मतलब है कोई आई होगी ना, एक वेव तो आई होगी उनके, जो जिसको कहते हैं अनइंटेंशनली लोगों ने। जी, मैंने बताया लोकल ट्रांसमिशन में एक वक्त आया कि 15 दिन का गैप आया जिसमें 30-35 रोजाना आने शुरू हो गए मरीज, वो आया पीरियड, लेकिन अब थोड़ा फिर कम हो गए। देखिए, लॉकडाउन में ना हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, इस बीमारी के 2 पहलू हैं, एक तो बीमारी और एक माशी। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, अगर आप माशी तौर पर इनकी दुकानें बंद रखेंगे, मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मुझे 6 महीने भी आप कहेंगे लॉकडाउन कर लो, मुझे पता है मेरी तनख्वाह मिलनी है, मैं तो गुजारा कर लूँगा। एक छोटी दुकानदार वाला आदमी ने, जिसने सुबह से लेकर शाम तक कमा के घर जाके बच्चों को खिलाना है, अगर उसको कमाई नहीं देंगे तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। और उसका आपने देखा ना कि शटर बंद है और अंदर रश लगा हुआ है। अब खुद सोचें कि एक जगह जहाँ वेंटिलेशन नहीं है और आपके 30 से 35 लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ऐसे चिपके हुए एक दूसरे के साथ, तो उनके साथ तो मेरे ख्याल से वो तो एक को अल्लाह ना करे, वो तो सारे। देखें, बाहर आप यहाँ से आपका बाहर काफ़ी ताल्लुक है, बाहर रब्ता रहता है, आप किसी जगह फ़ोन करके पूछ लें, पूरे यूरोप में, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में SOPs के मुताबिक इजाज़त देते हैं। छोटी दुकान है 2 बंदे अंदर जाएं, बड़ी दुकान है 10 बंदे अंदर जाएं, बाकी बाहर लाइन में खड़े रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और 10 बंदे बाहर निकलते हैं, अंदर स्प्रे करते हैं, चीज़ों को साफ करते हैं और अगले 10 बंदों को बुला लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और मीशत का पहिया भी चल रहा है। यहाँ पर हमारी 22 करोड़ आवाम को आप घर बिठा दें और उसमें से देखें कितने लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं, कितने लोग हैं जिनके पास 2-3 साल की भी सेविंग होगी और वो तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन बाकी फिर दूसरे पर मरने मारने पर तुलाएंगे और गलत रास्ते पर चोरियां और डकैतियां शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। और तो ये सबसे बड़ा फियर, इसलिए SOPs दे के आप सारा ज़िंदगी का पहिया
रवा दवा रख सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की थी वो मेरे जहन में रह गई कि आपने कहा कि वो जो 25 से 30 डेथ्स थी वो 5 पे आ गई हैं। एज क्लिनिशियन आपका असेसमेंट क्या है, क्या हुआ एकदम? उसका ये था, एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट खत्म हो गए, मेजॉरिटी तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आते थे। दूसरे देखें जो हार्ट अटैक वगैरह पेशेंट वाले भी बड़े कम आ गए, शायद फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम सर हो गई। यही मैं पूछने हाँ, लगा था जी। कि आपकी जो बाकी स्पेशलिटीज थी उनके पेशेंट कम हो गया है, और जो आपने फीडबैक दिया है यही ग्रेवयार्ड वाले भी कहते हैं जी पहले मैयतें 15 से 20 आती थी, अब 2 से 3 आती हैं, अब कहते हैं जी कोरोना है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लोग हेल्दी हो गए, या फिर वो एक चीज़ ऐड कर दीजिएगा अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो हम बाहर खाते थे और अनहाइजीनिक, उसका कोई फर्क पड़ा होगा? फूड पॉइजनिंग के केस नहीं आते, फूड पॉइजनिंग के केस कोई नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट नहीं आ रहे, जो लोग एग्जर्शन की वजह से जो उनको कार्डियक प्रॉब्लम होती थी वो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम हो गया। हाइपरटेंशन की वजह से जिनको बहुत सीवियर कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होते थे, दिमाग की शरानें फट जाती थी, वो सब आजकल आराम कर रहे हैं, उनको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उनका भी रेशो कम हो गया। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ जी, ब्लेसिंग जी। तो यहाँ 25-30 और कहाँ 5 से 7 पर डे बड़ा डिफरेंस हुआ है नंबर ऑफ डेथ इन इमरजेंसी में। डॉक्टर साहब, आखिर पे मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें कोरोना के हवाले से, जनरल हेल्थ के हवाले से, तो प्लीज़ टाइम इज़ योर्स। जी देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि अपनी जो आदतें हैं उनको तब्दील कर लें, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। देखें, नमाज में 5 वक्त नमाज में अब बार बार मुँह धोते हैं, हाथ धोते हैं, वो एक समझ लें उसका कितना फ़ायदा है। जो आज हमें आज नज़र आ रहा है कि बार बार हाथ धोने, बार बार मुँह धोने का क्या फ़ायदा है। तो बार बार अपने हाथ धोएं, अपने हाथों को, नाक को, होंठों को और आँखों को ना टच करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। और जो घर में आपके जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए ख़ास तदाबीर इस्तेमाल करें, उनको मास्क दे के रखा कर बना के घर में बनाया करें, उनको ज़्यादा लोगों से मिक्स अप ना होने दिया करें, क्योंकि ये बीमारी यंग एज में, अभी तक हमारे मेजॉरिटी केस 20 और 50 साल के दरमियान में है, लेकिन जो 50-60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाती हैं बीमारी की वजह से, उनके लंग बहुत मुतासर हो जाते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर के साथ हम ना सिर्फ इस मौजी मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं, इसको फैलने से रोक सकते हैं, बल्कि हम अपने प्यारों को भी मज़ीद मुश्किलात का सामना करने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने कहा था मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस वक्त मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद हमें एहसास हुआ है कि वी आर इन सेफ हैंड्स। जो डॉक्टर साहब ने बातें की, एंड पे प्रिवेंशंस बताई, अगर ये डे 1 से ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, आप सोशल मीडिया देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, जिससे भी डिस्कशन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके प्रिवेंशन तक, क्वारंटीन तक, आपकी आइसोलेशन तक, यही बातें होती हैं, यही रिपीटेडली की जाती हैं। अमल हमने करना है, जान हमारे हाथों में है। डॉक्टर साहब, एक बात और कहना चाहूँगा, देखें, लॉकडाउन में नरमी का मफहूम समझें कि उसका मकसद क्या है। लॉकडाउन में नरमी इसलिए की गई ताकि लोगों को सहूलियात पहुंच सकें और रोज़ अपना मईशत का पहिया भी चलाते रहें। आपने अगर घर की कोई चीज़ लेनी है तो एक चीज़ लेने के लिए 5 बंदे खुदारा ना जाएं, एक ही आदमी जाए और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ लेके घर से वापस आ जाए। गाड़ियों में 4-4, 5-5 लोग बैठ के जा रहे हैं एक चीज़ लेने के लिए। मोटरसाइकिलों पर 5-5 लोग बंदों, मैंने खुद देखा है, मोटरसाइकिलों पर मियाँ बीवी 3 बच्चों के साथ बैठे, बल्कि 4 बच्चों के साथ बैठे देखा है। ये आप खुद ख़तरे को दावत दे रहे हैं। लॉकडाउन का मफहूम समझें, उसमें नरमी का मफहूम समझें और SOP पर अमल करके हम अपने आप को मुश्किलात में डालने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो आपने ऐड किया है फाइनल, ये नाजरीन यही इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि भाई हम खुद दावत देने जाएं तो वो आएगा कोरोना, अगर हम दावत देने नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है। और डॉक्टर साहब ने भी क्लियरली ये बता दिया कि हम ये चाह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो मूव ऑन करें, क्योंकि अदरवाइज़ तो सफरिंग होगी, पूरी कौम की सफरिंग होगी। तो प्लीज़ अपने घर वालों का खुद ख्याल रखिए, किसी ने नहीं रखना। मैंने और आपने अपने घर वालों का खुद ख्याल रखना है। अगले हफ्ते एक नए
गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.